हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का जो मॉडल पेपर है झारखंड बोर्ड के लिए उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कुल 50 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, और इन 50 प्रश्न को अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग का पूरा बुक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2023 में क्लास 8 का बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस मॉडल सेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 इस तरह चलता जाएगा। और एक होता है प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इस तरह से। तो अभी हम लोग को क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो वो क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है ना, यानी सबसे छोटा जीरो है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, फिर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में 5 का व्युत्क्रम, जिसको इनवर्स बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको उल्टा कर देना, यानी कि ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। ठीक है, 5 का व्युत्क्रम का मतलब इसका क्या हो जाएगा? इसके नीचे 1 है ना, तो इसको हम लोग पलट देंगे, 1/5, यही होता है व्युत्क्रम। ठीक है, और व्युत्क्रम का अर्थ क्या है कि ये है कि इन लोग को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाएगा। 5 से 5 कटेगा, 1 से यहाँ पे 1 कट गया तो 1 आएगा। मतलब व्युत्क्रम का मतलब है कि किसी संख्या को किस संख्या से गुणा करेंगे कि 1 आएगा। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन रहेगा कि 2/5 का व्युत्क्रम, यानी कि इसका रेसिप्रोकल बताना है, तो 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो बस इसको पलट देना है, यानी कि उल्टा कर देना है। 5/2 ये होगा इसका व्युत्क्रम, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के 1 आएगा। ठीक है, यानी व्युत्क्रम का मतलब है कि गुणा करने पर 1 आना चाहिए, यानी जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सिर्फ हम लोग पलट देंगे। ठीक है, अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 19 का वर्ग क्या होगा। मतलब कि 19 को अगर 19 से गुणा किया जाए, ठीक है, 19 को अगर हम लोग 19 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? तो ये आप लोग को पता ही होगा, आप लोग गुणा आसानी से कर सकते हैं, 361 आ जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें बोल रहा है कि 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 900 का वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। आप लोग ऐसे शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये आप लोग को पता है। 3 को 3 से गुणा करने से 9 आता है। तो 9 का तो वर्गमूल हो गया, और 2 जीरो का 1 जीरो, यानी कि यहाँ पे आंसर 30 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है ये तो 30 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दे देता, 900 के जगह या डबल जीरो के जगह कुछ और देता, तब हम लोग कैसे बनाते इसको हम लोग आभाज्य गुणनखंड करते। इसका मतलब कि इसका हम लोग इस तरह से ब्रेक करते, तोड़ते। 900 का जैसे 3 से इसको करेंगे तो 3 3 जा 9, डबल जीरो आएगा। फिर 3 को करेंगे तो 100 बार में आएगा। फिर अब 3 से नहीं होगा, अब 2 से होगा। 2 से करेंगे तो 50 बार में। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 25 बार में। ठीक है, और इसके बाद फिर इस 25 को और ब्रेक करेंगे तो 5 और 5 आएगा। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो ब्रेक किए हैं ये सब को हम लोग जोड़ा मिलाएंगे। ठीक है, मतलब 2 गो मिल के 1 हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 3 जो है 2 गो है तो 1 गो 3 हो जाएगा, गुन्ना। 2 गो 2 है तो 1 गो 2 हो जाएगा, गुन्ना। और 2 गो 5 है तो 1 गो 5 हो जाएगा। और इन सबको गुन्ना करके देखिए, 3 दूनी 6 पचे 30। तो इस तरह से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वर्गमूल क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में है 11 का घन। 11 का घन यानी कि उसका क्यूब, मतलब 11 गुन्ना 11 गुन्ना 11 करेंगे तो कितना आएगा? तो इसको अगर 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 हुआ। उसके बाद फिर 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1331 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग गुना करके चेक करके देख सकते हैं। यानी यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? थर्ड नंबर। ठीक है, 6 नंबर में है 8/27 का घनमूल। यानी कि देखिए 8/27 का घनमूल पूछ रहा है, वर्गमूल नहीं। यानी यहाँ पावर यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, यानी कि देखिए किसको 3 बार गुना करने से 8 आता है, यानी 2। और 27 किसको 3 बार गुना करने से 27 आएगा? 3, यानी 2/3 यहाँ पे आंसर होने वाला है। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार करते तब 8 आता है ना, तो वही घनमूल होता है। 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब 7 नंबर में क्वेश्चन है 5 पर पावर 3 का सही मान, यानी कि 5 को 3 बार गुना करना है, 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 5 5 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 125 होगा। ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब 8 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि x पर पावर 0 का मान क्या होगा। तो देखिए किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 दे देता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, चाहे 1 लाख पर भी पावर 0 क्यों ना दे दे, उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यानी x पर पावर 0 भी 1 होगा। ठीक है, अब 9 नंबर में है कि एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप है। ए बी कहने का मतलब है कि ये एक 2 डिजिट का नंबर, जैसे मान लेते हैं कि 25 है। ठीक है, ये 2 डिजिट का नंबर, इसको अगर हम लोग विस्तृत रूप में लिखते हैं तो 2 गुना 10 लिखते हैं और प्लस में 5 लिखते हैं। यानी ये जो 2 है दहाई के स्थान पर है और 5 जो है इकाई के स्थान पर है। तो जो दहाई के स्थान पर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं 10 से गुना करते हैं। तो उसी तरह यहाँ ए जो है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए जो है दहाई के स्थान पर है, मतलब ए को 10 से गुना किया जाएगा। यानी ऐसा किस में किया गया है, देखिए 2 वाला ऑप्शन में 10A और प्लस में बी किया, यानी यही अलग करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कौन संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, जो नंबर दिया हुआ है उसको जोड़ेंगे, और अगर 3 का टेबल वाला आ रहा है, 3 का पहाड़ा का, यानी 3 से भाग लग रहा है तो 3 से भाग लगे। इसका मतलब जैसे देखिए 120 पहला ऑप्शन है 120, इसमें हम लोग 3 संख्या देख रहे हैं 1 2 और 0, इन सबको जोड़ के कितना आएगा 1 और 2 3 और 0 3, 3 का पहाड़ा में 3 आता है, यानी 3 से ये भाग लग रहा है, इसका मतलब 120 भी 3 से भाग लग जाएगा। इसके अलावा दूसरा है जैसे देखिए 1 2 2, इसमें सबको जोड़ के 5 आएगा, 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 122 भी 3 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पहला ऑप्शन तो आ चुका है 120 3 से भाग लगने वाला, यानी यहाँ जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी ये सब भी 3 से डिवाइड नहीं होने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से एक पदी व्यंजक है, यानी कि जिसमें एक पद है, सिर्फ एक हो। तो देखिए पहला में 2 पद है, यानी कि ये द्विपद है, दूसरा में 1 पद है। ठीक है, ये है एक पदी, और जो तीसरा इसमें भी 2 पद है और इसमें भी 2 पद है। हम लोग कैसे जानेंगे, तो बीच में प्लस या माइनस रहेगा तो उसी से अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए बीच में प्लस में है, इसमें माइनस में है, इसका मतलब माइनस और प्लस जो हो रहा है यानी कि वहाँ से टर्म बदल जा रहा है, यानी पद हो जा रहा है, पद वहाँ से अलग हो जाएगा। अगर बीच में गुन्ना है तो उसको एक ही को गिनते हैं, जैसे 2 नंबर में 2 गुन्ना x गुन्ना y है, तो गुन्ना वाला को हम लोग एक ही को मानते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव आ जाता है तो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे पहला नंबर में x जोड़ y है, इसका मतलब x अलग पद है y अलग पद है, यानी यहाँ 2 पद है। ठीक है, तो हम लोग को एक पद छांटना था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। मतलब इसमें जो नंबर है शुरू में वही हम लोग को आंसर बताना है, संख्यात्मक गुणांक यानी कि कौन सा संख्या इसमें गुणना हुआ है, यानी -2 है यहाँ पे, यानी यहाँ जो ऑप्शन नंबर है 2 वाला -2 वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है a² - 2ab + b² का गुणनखंड। देखिए ये किसका फॉर्मूला है, a² - 2ab + b², ये आप लोग पढ़े ही होंगे, a - b का होल स्क्वायर का, a - b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है a² - 2ab + b²। तो ये माइनस जो यहाँ पे 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है कि इसको 2 बार गुणा करना है। ठीक है, जैसे कि 4 पर पावर अगर 2 लिखा है तो इसको हम लोग 4 गुना 4 लिखते हैं ना, उसी तरह इस पर पावर 2 है तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे a - b, और इसका फिर से गुना a - b से, यानी यही आंसर है। तो आंसर यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 13 का 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर करेक्ट है। अब 14 नंबर देखिए फिर उसी तरह गुणनखंड पूछ दिया है x² - 9 का। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² - 9, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² - 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला बन गया a² - b², तो इसका क्या होता है, एक बार a + b होता है और एक बार a - b। इसको हम लोग a - b प्लस a + b मतलब मल्टीप्लाई a + b भी कर सकते हैं, मतलब इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो आंसर देखिए आप लोग का कौन सा यहाँ पे सही लग रहा है,
तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वही करेक्ट है, ठीक है। तो 14 का क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 15 नंबर में देखिए, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है, 3x + 2 = 5 में x का मान, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 6 क्लास का बच्चा भी इसको बनाता है। 3x + 2 = 5 में x का मान, मतलब x निकालना है। तो 3x = क्या हो जाएगा, 5 - 2, तो x = यहाँ 5 में 2 घटा 3, और ये 3 जब उधर जाएगा डिवाइड में 3, यानी 3 से 3 कट के 1, यानी x = क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 15 का 1 वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 16 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, तो पूर्णांक होगा, ठीक है। देखिए 3 लगातार पूर्णांक है और उसको जोड़ के 51 आएगा। तो इसमें आप लोग को कुछ करना ही नहीं, सबको जोड़ के देखिए लगातार। देखिए सब में तो लगातार है ना। यहाँ भी 15, 16, 17, यहाँ 16, 17, 18, यहाँ 51, 52, 53 लगातार तो सब में दिया है। तो सबको जोड़ के देखिए, जिसमें 51 आ रहा है वही सही होगा, ठीक है। तो जो 2 नंबर है उसी में जोड़ के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 16, 17 और 18, इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 वाला जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है, ठीक है। ये प्रतिशत से रिलेटेड है, मतलब 16 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज बताना है। तो 16 को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं बाय में, 40 को नीचे, इसी तरह प्रतिशत निकाला जाता है। 40 का कितना प्रतिशत है 16, और यहाँ पे गुना करेंगे 100 से, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 4 से यहाँ 16 4 बार में, और 4 को फिर 10 से गुना करेंगे तो 40, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि 40% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट है, ठीक है। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, ठीक है। तो पके हुए आमों की संख्या, मतलब 50 गो आम है, उसमें से 60% आम पका है, यानी 50 का 60% निकालना है, 50 का 60% हम लोग को निकालना है। तो 50 का 60% हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालते हैं 50 का 60%, तो 50 का 50 लिखते हैं, या गुना लिखते हैं, 60 ऊपर लिखते हैं, बाय में 100 लिखते हैं। यहाँ पे 1 0 से इसका कटा, 1 0, 1 0 से ये कटा, और यहाँ 5 6 जा 30, यानी 30 निकला, ठीक है। यानी 30 आम जो है वो पका हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ क्वेश्चन है वही पूछ रहा है कि पके हुए आमों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कितना आम है, 30 आम है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स, यदि x = 1 और y = -2 हो तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी है, देखिए x के जगह 1 रखना है और y के जगह -2। क्वेश्चन क्या है, x² प्लस में y²। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, x के जगह 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस y के जगह क्या रखना है, -2, तो y के जगह -2 रखेंगे और इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और -2 का स्क्वायर प्लस में 4 आएगा, और 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी यहाँ पे 5 सही है। अब है 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। देखिए 7 का घन बोल रहा है, 7 का घन का मतलब क्या होता है कि 7 को 3 बार गुना करना है, 7 × 7 × 7, 3 बार अगर करेंगे गुना हम लोग, तो इकाई का अंक में, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, तो 7 7 49 होता है, देखिए। और 9 को फिर 7 से गुना कीजिए, 9 7 63, ठीक है, 63 आता है, यानी लास्ट में 3 आएगा, ठीक है। इसको तीनों गुना करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब है 21 नंबर का क्वेश्चन, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य, ठीक है। एक घड़ी का दाम था 2000, उसमें 10% बट्टा यानी डिस्काउंट दिया गया, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखिए 2000 में मिल रहा था, उसका 10% छूट दिया गया है। तो देखिए 2000 का 10% निकालेंगे, 2000 और गुन्ना का मतलब गुन्ना हो गया, और इसका 10% यानी 10/100। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं 2 0 से 2 0 कट गया, 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200, यानी डिस्काउंट जो है 200 रुपया। घड़ी का दाम था 2000 और डिस्काउंट दिया गया 200, तो कितना में मिलेगा, 2000 का चीज़ में 200 का छूट दिया गया तो 1800 में मिलेगा। यानी यहाँ जो सही आंसर जो है, करेक्ट आंसर कौन सा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो 4 नंबर यानी 1800 होगा, ठीक है।
अब 22 नंबर में 75 पैसा और 2 रुपये का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक पैसा में दिया है और एक रुपया में दिया है, दोनों को सेम रहना चाहिए। तो देखिए पैसा यानी ऊपर में 75, इस तरह से हम लोग अनुपात कैसे निकालते, 75 लिख दिए ऊपर में, बाय में 2 रुपया, तो 2 रुपया को भी पैसा में चेंज करना होगा, तो 2 रुपया में 200 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200 पैसा। अब इसको जब हम लोग काटेंगे, 5 से काटेंगे या 25 से काटते हम सीधे, 25 दिया 75 और 25 8 200, यानी 3/8, यानी कि 3:8 आंसर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ठीक है, अब है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो ये आप लोग पढ़े हैं कि दो कोई भी परिमेय संख्या उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है, इतने परिमेय संख्याएं होती है। यानी 23 नंबर का जो 4 नंबर है वो करेक्ट है। ठीक है, फिर बोल रहा है 24 नंबर में कि निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। देखिए पाइथागोरस त्रिक कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज जिसमें होता है, और एक होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना, h² = p² + b²। तो इनमें से किस में होगा, तो आप लोग को कुछ करना नहीं, इसमें क्या करना है, सब जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका स्क्वायर करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आंसर जो है ये थर्ड वाला होगा। क्यों थर्ड वाला होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6, 8 और 10 है। देखिए जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, उसके बाद 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इन दोनों छोटा वाला नंबर को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। देखिए करके 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, यानी कि 2 गो का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो तीसरा वाला का स्क्वायर आना चाहिए, तो सिर्फ इसी में होगा। और ये जो बाकी 2 ऑप्शन दिया हुआ है उन सब में अगर हम लोग पहला 2 गो का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो तीसरा का स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, यानी पाइथागोरस त्रिक सिर्फ 3 नंबर वाला है। ठीक है, अब 25 नंबर का क्वेश्चन, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और यह 360 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी। ठीक है, देखिए 450 दाम था और 360 में मिल जा रहा है, तो बट्टे की राशि यानी कि डिस्काउंट जो दिया गया वो कितना दिया गया, 450 का चीज़ 360 में मिल रहा है, तो कितना कम, कितना वो छूट दिया, तो यहाँ पे कितना रुपया का छूट दिया, 90 रुपया का। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर में 16 पेंसिल का मूल्य 64 है, तो 144 रुपया में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो यूनिटरी मेथड है या फिर जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला होता है, यानी कि सीधा और प्रतिलोम अनुपात, उससे भी हम लोग बना सकते हैं और एक ही विधि से भी बना सकते हैं। दोनों का वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में क्लास 8 का जो मैथ है उसका प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 16 पेंसिल का दाम 64 रुपया है, तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा ये बताइए। 64 को अगर हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है, एक पेंसिल का दाम 4 रुपया आएगा। ठीक है, 16 पेंसिल का 64 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, यानी एक पेंसिल का दाम है 4 रुपया। अब यहाँ पूछ रहा है कि 144 रुपया में के गो पेंसिल खरीद सकते हैं, तो 144 को हम लोग को क्या करना होगा, एक पेंसिल का दाम से डिवाइड करना होगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 6, यानी कि 36 पेंसिल हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर फिर वही आ गया जो हम अभी बताएं कि ये डायरेक्ट और इनवर्स वाला से है। जैसे देखिए बोला कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए ये जो है ये इनवर्स वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा आदमी बढ़ेगा उतना दिन घटेगा। ठीक है, कोई काम को करने के लिए आदमी का संख्या बढ़ेगा तो वो काम जल्दी होगा, यानी दिन जो है घटेगा। तो ये व्युत क्रम वाला है। ठीक है, सीधा और प्रतिलोम अनुपात होता है ना, तो ये प्रतिलोम अनुपात है, तो इसमें थोड़ा अलग बनता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 45 आदमी कितना दिन में करते हैं, 45 आदमी 13 दिन में, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा। तो देखिए इसमें जो प्रतिलोम वाला में होता है यहाँ गुणा हो जाता है। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वो वीडियो मेरा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, सीधा और प्रतिलोम अनुपात नाम से, तो उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो 45 आदमी अगर 13 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, तो अगर अकेला एक आदमी काम करेगा
तो 13 गुना 45 दिन। अभी इसको गुना नहीं कर रहे हैं, अभी रहने दे रहे हैं। तो अगर एक आदमी लगाता है इतना दिन, तो टोटल हम लोग को कितना आदमी चाहिए? 39 आदमी है ना। तो 39 आदमी कितना दिन में करेगा? तो यहाँ पे इसी में हम लोग को क्या करना है कि 39 से यहाँ डिवाइड कर देना है। ठीक है, हम यहीं पे कर दे रहे हैं। 13 से 39 कटेगा 3 बार में, और 3 से 45 कटेगा 15 बार में, यानी टोटल 15 दिन लगेगा 39 आदमी को। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब 28 नंबर में है वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए बाह्य कोण का मतलब क्या है कि एक अगर वर्ग है इस तरह से, इसका चारों तरफ से इस तरह से बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो बाहर साइड का एंगल है इसको बाह्य कोण यानी एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। तो इन सब को जोड़ के कितना आएगा, तो चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटकोण हो, ठीक है, सप्तभुज हो, कुछ भी हो, बाहर के कोणों का योग हमेशा 360 होगा, चाहे त्रिभुज हो या कुछ भी हो जाए, 360 ही होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब 29 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स 500 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि यहाँ पे क्या हम लोग को निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसा ही बराबर आप लोग पढ़े ही है फॉर्मूला, मूलधन गुना समय गुना दर, है ना। मूलधन गुना समय गुना दर होता है बट्टा 100, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। मूलधन यानी यहाँ पे 500 रुपया मूलधन है, गुना समय यानी कि 2 वर्ष है, गुना दर यानी कि 5 है। ठीक है, और बट्टा में 100, और 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया। अब यहाँ 5 दूनी 10 और 10 पचे 50, यानी एस आई इक्वल टू यानी ब्याज जो है साधारण ब्याज वो कितना निकलेगा? 50। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3rd वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन 2D आकृति है। ठीक है, तो देखिए 2D आकृति क्या होता है कि अगर उसको हम लोग रखे हुए हैं ज़मीन में तो वो ज़मीन से ऊंचाई पर नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे देखिए घनाभ, घनाभ आप लोग लुड्डू का गोटी या माचिस का डब्बा को समझ सकते हैं, उसको ज़मीन में रखते हैं तो ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर रहता है। बेलन को रखते हैं तो भी ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर रहता है उसका। शंकु रखते हैं, ठीक है, इस तरह से शंकु रहता है। शंकु को भी अगर ज़मीन में रखे हुए हैं तो भी ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर रहता है ना। लेकिन आयत जो है इस तरह से, इसको ज़मीन में रखें तो इसका कोई ऊंचाई नहीं रहता है। तो यही 2D है। यहाँ पे जो 2 नंबर है आयत, ये 2D कहलाएगा। मतलब जिसको ज़मीन पर रखेंगे तो वहाँ पे उसका कोई ऊंचाई नहीं रहेगा, ज़मीन से वो ऊंचाई पर नहीं रहेगा, ज़मीन की सतह पर ही रहेगा, वो होता है 2D। और 3D में क्या होता है, उसमें ऊंचाई भी आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से कौन ऑयलर सूत्र है। तो देखिए ऑयलर सूत्र क्या होता है, ये जो पहला नंबर दिया हुआ यही करेक्ट है। ठीक है, F + V = E+2। ठीक है, अब 32 नंबर में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 24 और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, समचतुर्भुज का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज कैसा होता है? वर्ग के जैसा होता है लेकिन थोड़ा टेढ़ा होता है। ठीक है, और इसका दोनों विकर्ण, इधर का एक विकर्ण और इधर का एक विकर्ण दिया हुआ है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का समचतुर्भुज का 1/2 गुना D1 गुना D2। ठीक है, तो 1/2 गुना D1 कितना है, यानी पहला विकर्ण आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पहला विकर्ण कितना है? 24 सेंटीमीटर, यानी हम लोग D1 को 24 लिखेंगे, और गुना D2 कितना है? D2 है 10 सेंटीमीटर, 10। तब यहाँ 2 से इसको अगर हम लोग काटते हैं 24 को या 10 को, 24 को काटते हैं तो 12 बार में कटेगा, और 12 को फिर 10 से गुना करेंगे तो 120, यानी यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होने वाला है? 120। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट है। ठीक है, फिर 33 नंबर का क्वेश्चन है यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए समलंब कैसा होता है? इस टाइप से होता है, इस तरह से, मतलब इसमें सिर्फ एक साइड ही पैरेलल यानी समांतर, ये और ये ही समांतर है, और ये सब, ये दोनों जो इधर वाला है ये समांतर नहीं है। तो इसमें क्या बोल दे रहा है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं कि समांतर भुजाएं 6 और 8 है, मतलब ये ऊपर वाला 6 सेंटीमीटर मान सकते हैं, नीचे वाला 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो ऊंचाई है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
1/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में a प्लस बी और गुन्ना में h, ठीक है। अब देखिए 1/2 हो गया और a प्लस बी मतलब ये जो समांतर जो भुजाएं हैं यानी 6 और 8, इन दोनों को जोड़ना है। 6 + 8 हम सीधे जोड़ दे रहे हैं, 6 और 8 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 14 लिख दे रहे हैं। और गुन्ना h यानी ऊंचाई यहाँ है 5। अब यहाँ पे जब हम लोग 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में और 7 × 5 = 35, यानी यह 35 आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब है 34 नंबर में घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6L², यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। इसके बाद है 35 नंबर में एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, इसका होता है 2πr/h। ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो यहाँ हम लोग बस वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। 2 गुन्ना पाई का होता है 22/7 गुन्ना आर होता है कितना, आर यहाँ पे दिया हुआ है, आर दिया हुआ है देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है यानी 14, और गुन्ना ऊंचाई जो है वो 10 है। तो यहाँ 7 से जो है 14 2 बार में कटेगा। अब देखिए 22 को 2 से गुना करेंगे 44, 44 को फिर 2 से गुना करेंगे 88, 88 को 10 से गुना करेंगे तो 880, ठीक है, यानी 880 यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। पे ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब फिर है 36 में यदि एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी कि साइड गुना साइड गुना साइड, या एल ए पर पावर 3 भी बोल सकते हैं, ए गुना ए भी बोल सकते हैं। यानी हम लोग का यहाँ भुजा ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 को 3 बार गुना कर देना है, ठीक है, यानी 8 गुना 8 गुना 8 भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ये 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 512, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर में बोल रहा है यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 और 10 है। अब बेलन है, बेलन किस तरह से होता है आप लोग जानते हैं, इस तरह से होता है बेलन ना, इस तरह से बेलन रहता है। तो बेलन में क्या बोल रहा है कि ऊंचाई है, मतलब इसका यहाँ से यहाँ पूरा ये ऊंचाई कितना है 7 है, और इसका जो नहीं सॉरी ऊंचाई 7 नहीं है, त्रिज्या 7 है, ठीक है। यहाँ पे रेडियस जो यहाँ बीच में रहता है यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, ये 7 है, और ऊंचाई इसका 10 है, ठीक है, ऊंचाई जो है वो 10 है। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है πr² बेलन का आयतन। तो पाई का हो गया 22/7 गुन्ना आर कितना है, यहाँ देखिए 7 है आर, यानी कि 7 गुना 7, क्यों 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है फॉर्मूला, और गुना एच जो है 10 है, ठीक। तो 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154, और 1 0 और बढ़ जाएगा क्योंकि 10 से गुना करना है, यानी 1540 यहाँ पे हम लोग का आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वही करेक्ट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 3 और 2 मीटर है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, यानी यहाँ पे सीधे गुना कर दीजिए, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, यानी यहाँ पे जो 36 है 2 नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। 39 में पूछ रहा है कि घन में कुल कितने किनारे होते हैं। किनारे का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए एक घन होता है इस तरह से घन होता है ना, तो ये जो लाइन सब हम लोग खींचे हैं ये कितने लाइन है, ये 1 2 3 4, फिर इधर 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल किनारा कितना है 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3rd नंबर का जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है 4 का मिलान चिन्ह टेली मार्क जिसको बोलते हैं। तो 4 का कैसे करते हैं हम लोग, बस 4 लाइन होता है 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अगर 5 रहता तो इस तरह से एक और लाइन इस तरह काट देते हैं तो वो 5 होता है। तो अभी हम लोग का 4 का पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो 4 लाइन है सिर्फ वो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। अब 41 नंबर में बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह, मतलब 30 से 40 का
वर्ग चिन्ह कहने का मतलब मध्य बिंदु। 30 और 40 के बीच में क्या रहता है, ऐसे ही बता सकते हैं कि 35 है। 30 और 40 के बीच में 35 रहेगा, तो वही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन निकालने का तरीका क्या है कि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और 2 से डिवाइड किया जाता है। तो 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 आएगा और उसको 2 से भाग देंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। यानी बिल्कुल बीच बीच वाला बताना है इन दोनों का, यानी कि यहाँ पे 35 जो है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो, ठीक है, 4 वाला जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 42 नंबर में है वर्ग अंतराल 20 से 30 की माप। माप का मतलब क्या है कि 20 से 30 में कितना का अंतर है, 20 से 30 हुआ है, 10 जोड़ने पर 30 आया है ना, यानी यहाँ पे आंसर जो है 1 वाला करेक्ट होगा, ठीक है। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को, ठीक है, जैसे बहुत सारा नंबर रहता है 2, ठीक है, मान लेते हैं जैसे 2, 3, 4, 6, इस तरह कोई भी नंबर दिया हुआ, इसका बोलेगा कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर को जब घटाएंगे तो जो आएगा उसको क्या कहते हैं, तो इसको परिसर कहा जाता है या परास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आंसर जो है वो परिसर होगा। देखिए ऑप्शन क्या है, परिसर है ना 4 नंबर में, यानी ये वाला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब 44 में वृत्त आलेख का दूसरा नाम। तो वृत्त के द्वारा जो हम लोग आलेख दिखाते हैं, इस तरह से वृत्त बना के, इस तरह से कुछ डिग्री में, इस तरह से, तो इसको बोला जाता है पाई चार्ट, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पाई चार्ट, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट होगा, ठीक है। अब 45 नंबर में है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होते हैं। तो देखिए 2 गो सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो हो सकता है दोनों में हेड आए, या हो सकता है दोनों में टेल आए, या हो सकता है पहला वाला में हेड आए और दूसरा वाला में टेल, या ऐसा हो सकता है कि पहला वाला में टेल आ जाए, सेकेंड वाला में हेड, यानी इसी तरह का 4 गो ही हम लोग को परिणाम मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा, 4 परिणाम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब 46 नंबर में बोल रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा यानी आप लोग लुड्डू का गोटी समझ सकते हैं, तो लुड्डू का गोटी जो अगर हम लोग फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या नंबर आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, बस एक पासा में इतना ही रहता है नंबर। तो इसको फेंकें तो इसमें से पूछ रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से भाग लग जाए, तो 2 से भाग लगने वाला यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, मतलब टोटल 3 गो है, तो 3 ऊपर लिखते हैं, बट्टा में टोटल कितने नंबर है यहाँ पे 6 है, तो 6, इसको जब काटेंगे तो 1/2, यानी यही जो है 1/2 आंसर है। प्रायिकता बहुत ही ईजी है, हम वीडियो बनाए हुए हैं प्रायिकता नाम से, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1/2 आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 3 नंबर, ठीक है, 1/2, ठीक है। अब देखिए 47 नंबर में एक थैले में 4 नीली गेंद, ठीक है, 2 हरी और 5 काली गेंद है। तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन जो है इसमें नीली गेंद है, हरी गेंद है, काली गेंद है, पीली गेंद तो है ही नहीं, और जो चीज़ है ही नहीं वो तो निकलेगा ही नहीं। अब पीला रंग का गेंद है ही नहीं थैला में, और हम लोग बोलेंगे कि संभावना कितना है पीला का निकलने का, तो वो तो 0 होगा, है ही नहीं तो निकलेगा कैसे। तो जो चीज़ हो ही नहीं सकता है उसका प्रायिकता हमेशा 0 होता है, ठीक है। और अगर सारा का सारा पीला रहता तो उस समय प्रायिकता 1 निकलता, क्योंकि जो चीज़ निश्चित है होना उसका 1 होता है प्रायिकता, जो अनिश्चित है, जो हो ही नहीं सकता, असंभव है, उसका प्रायिकता हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब 48 नंबर है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और ये आप लोग का 9 क्लास में भी काम आने वाला है। जैसे इस तरह से एक्स वाई वाला होता है ना, ये एक्स लाइन रहता है, ये वाई लाइन रहता है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ पे 1 2 इधर होता है, इधर 1 2 इधर भी जाता है, इधर माइनस में 1 2 नीचे साइड, इधर माइनस में। तो बीच में जहाँ ये कटता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, दोनों साइड से 0 0, यानी यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे 1 नंबर है, 0 0, ठीक है। 39 नंबर में बोल रहा है कि -3 -4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से हम समझा रहे हैं, देखिए इस तरह से जो रहता है इसको कार्त्य तल बोलते हैं। इधर जैसे 1 2 3 आएगा, इधर जाएंगे तो -1 -2 इस तरह से जाएगा, ऊपर जाएंगे तो 1 2 रहेगा, नीचे जाएंगे तो -1
-2 रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे यहाँ क्वेश्चन बोला है -3 -4 कहाँ पे आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो आता है ये इस जगह में दोनों प्लस प्लस आता है, ठीक है, इधर से भी प्लस इधर से भी प्लस, यानी दोनों प्लस। यहाँ पे लेते हैं तो पहले माइनस और फिर प्लस, पहले उसके बाद प्लस आता है, ठीक है। पहले यहाँ पे इसको चतुर्थांश 1 बोलते हैं, ये चतुर्थांश 2 है, ये चतुर्थांश 3 है और ये चतुर्थांश 4 है। 4 भाग में बटा हुआ है ना, तो पहला में दोनों प्लस, दूसरा में एक माइनस दूसरा प्लस, तीसरा में क्या होता है यहाँ पे इधर से भी माइनस इधर से भी माइनस। हमेशा एक्स वाला को पहले लिया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो माइनस पहले मतलब यहाँ भी माइनस और इधर से आएगा तो भी मतलब यहाँ दोनों में माइनस होगा। और देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दोनों माइनस में दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये जो चतुर्थांश 3 है ये सही आंसर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश करेक्ट होगा। और यहाँ चौथा वाला में क्या होता है, पहले प्लस रहेगा और सेकंड वाला माइनस रहेगा। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये वाला तीसरा चतुर्थांश है और ये वाला चौथा जो चतुर्थांश है, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस दोनों था, इसीलिए तीसरा चतुर्थांश होगा, ठीक है। अब लास्ट नंबर का क्वेश्चन जो है 50 नंबर में, बिंदु ए 2 -5। तो देखिए 2 -5 इस तरह से दिया हुआ है निर्देशांक। तो इसमें पूछ रहा है कोटि। तो देखिए जो शुरू में रहता है इसको भुज बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं। और ये जो सेकंड में है इसको बोलते हैं कोटि, ठीक है। यानी एक्स वाला को भुज बोला जाता है एब्सिसा और वाई वाला को कोटि यानी ऑर्डिनेट। यानी अभी हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, कोटि पूछा जा रहा है ना, यानी यहाँ -5 कोटि है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 नंबर -5, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्लास 8 का मैथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।